मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा सेक्शन 4 क्लास 11 में हम आज देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ड्रामा, दैट इज़ थिएटर। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। लेट अस सी। ड्रामा हैज़ इट्स ओरिजिन्स इन फोक थिएटर। एक्चुअली ड्रामा जो आज हमें दिखाई दे रहा है, या फिर हमारी जो राइटिंग्स है, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेट राइटर जिनको हम आज पढ़ रहे हैं, तो इस ड्रामा की ओरिजिनली बिगिनिंग जो है वो फोक थिएटर से हुई है। ठीक है, तो फोक यानी क्या होता है? फोक मीन्स हियर, जो कि बहुत ही एंशिएंट होता है और जनरेशन बाय जनरेशन वो आगे आते जाता है। इट इज़ डेवलप्ड बाय द जनरेशंस। ओके, तो दैट इज़ द फोक लिटरेचर, तो जिसे हम लोक कला वगैरह कहते हैं। तो ऐसा ये एक तरह से फोक थिएटर का एक इम्प्रूव्ड फॉर्म है ड्रामा। वो कह रहे हैं वी देयरफॉर कैन नॉट कंसिडर ड्रामा मियरली एज अ पार्ट ऑफ लिटरेचर। एक फोक थिएटर की इम्प्रूवमेंट होने की वजह से हम ड्रामा को सिंपली एज अ पार्ट ऑफ लिटरेचर हम नहीं समझ सकते, बल्कि इट इज़ अ काइंड ऑफ कल्चर आल्सो। वर्ड्स आर द मीडियम ऑफ लिटरेचर। जो वर्ड्स होते हैं दीज आर द मीडियम ऑफ लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर की डेवलपमेंट जो होती है वो वर्ड्स से होती है। एज एन आर्ट, ओके, एक आर्ट की तरह। बट ड्रामा इज़ अ मल्टीपल आर्ट। ड्रामा जो है ये इन सब से अलग है। इट इज़ डिफरेंट दैन सिंपली लिटररी परफॉर्मेंस और अगेन अ लिटररी आर्ट। वाई? बिकॉज इट हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूजिंग वर्ड्स, सीनिक इफेक्ट्स, म्यूजिक, जेस्चर्स ऑफ द एक्टर्स एंड द ऑर्गेनाइजिंग टैलेंट्स ऑफ अ प्रोड्यूसर। इन सब का कॉम्बिनेशन मिला के एक तरह से ड्रामा होता है। सो अ ड्रामाटिस्ट मस्ट हैव प्लेयर्स, अ स्टेज एंड एन ऑडियंस। ये तीन चीज़ें अगर नहीं रहेंगी वहाँ पे, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं होगा। सो यहाँ पे प्लेयर्स होने चाहिए, यानी आर्टिस्ट होने चाहिए, स्टेज होना चाहिए और ऑडियंस होनी चाहिए। इनके कॉम्बिनेशन से ही ड्रामा एक्चुअली एक तरह से परफॉर्म होता है। सो ड्रामाटिस्ट मस्ट हैव ऑल दोज थिंग्स। देन द बिगिनिंग ऑफ ड्रामा इन इंग्लैंड आर ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर यानी एक तरह से फेंट, अनक्लियर। देयर इज एविडेंस टू बिलीव, एविडेंस यानी प्रूफ। ओके, एविडेंस टू बिलीव दैट व्हेन द रोमन्स वेयर इन इंग्लैंड, जब रोमन इंग्लैंड में थे, दे इस्टेब्लिश्ड वास्ट एम्पी थिएटर्स। एम्पी थिएटर्स यानी यहाँ पे, तो एम्पी थिएटर जो होते हैं वो अ काइंड ऑफ अ स्लोपिंग गैलरी विथ सीट्स फॉर स्पेक्टेटर्स। एक तरह से स्लोपिंग गैलरी होती थी और वो एक तरह से हाफ राउंड टाइप का होता था, और इनको कहते थे एम्पी थिएटर्स। ओके, एम्पी थिएटर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्लेज। बट व्हेन द रोमन्स डिपार्टेड, जब उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ा, उसके बाद में देयर थिएटर डिपार्टेड विद देम, तो उनके साथ में उनका थिएटर भी चले गया। देन देयर वेर मिन्स्ट्रल्स। ओके, मिन्स्ट्रल यानी अ सिंगर ऑफ फोक सॉन्ग्स। तो मिन्स्ट्रल को हम शाहिर भी कह सकते हैं, शाहिर। ओके, तो सिंगर ऑफ फोक सॉन्ग्स जो होते हैं उनको मिन्स्ट्रल्स कहते थे। तो रोमन चले गए इंग्लैंड से, और उसके बाद में फिर वहाँ पे मिन्स्ट्रल के परफॉर्मेंस होने लगे। पीपल एंजॉयड देयर परफॉर्मेंसेस, उनके परफॉर्मेंसेस लोग एंजॉय करते थे। ग्रेजुअली बाय द 10th century द रिचुअल ऑफ द प्लेज that itself had something dramatic in it got extended into the rudiments of a play. Rudiment, ritual यानी एक तरह से ट्रेडिशन, तो वो डेवलप होते गए। रूडिमेंट्स द एलिमेंटरी स्टेज ऑफ एनी सब्जेक्ट, यानी इसको हम कहेंगे कि एक तरह से वो प्राइमरी स्टेज में थे। मिन्स्ट्रल जो थे वो प्राइमरी स्टेज में थे, और यही डेवलप होके आगे में जाके प्ले बने।
Between the 13th and the 14th century, drama started having themes. उनमें themes आने लगे which were separated from religion. ओके, पहले जो एक्चुअली सब्जेक्ट जो हुआ करता था वो रिलीजन हुआ करता था. बाद में 13th एंड 14th सेंचुरी में रिलीजन अलग हुआ और नए टाइप के टॉपिक जो है वो इंट्रोड्यूस होने लगे. द वर्ड्स देमसेल्व्स वेयर स्पोकन इन इंग्लिश, और वर्ड जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे आने लगे. अ लॉन्गर ड्रामेटिक स्क्रिप्ट केम इनटू यूज एंड दे वेयर कॉल्ड मिरेकल प्लेज, और उनका नाम गिरा मिरेकल प्लेज. ठीक है. लेटर these religious dramas were the morality plays in which characters were abstract vices and virtues. These were allegories. तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होने लगा कि ये मिरेकल प्लेस जो है ये चेंज होके उसके बाद में यहाँ पे रिलीजियस ड्रामा यहाँ पे आने लगा. एक तरह से मोरालिटी प्लेज हम इनको कह सकते हैं. और ये मोरालिटी प्लेज जो है तो द मोरालिटी प्लेज, ओके, मोरालिटी प्लेज में क्या होता था कि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त हम जिसे कहेंगे, तो वाइसेस एंड वर्च्यूज जो है इनको कैरेक्टर्स के नाम दिए जाने लगे. जैसे हमें सिंसेरिटी होती है, ट्रूथफुलनेस होता है, बिटरनेस होता है, ठीक है ना. ऐसे वेरियस टाइप ऑफ क्वालिटीज आर देयर, और इन क्वालिटीज को एक तरह से ह्यूमन शेप देके वो स्टेज पे परफॉर्मेंस करते थे. दीज आर द वाइसेस एंड वर्च्यूज, ठीक है ना, जिनमें दुर्गुण और सद्गुण हम इन्हें बोलेंगे. और इनका एक तरह से ह्यूमन इनको एक तरह से शेप देके इनको परफॉर्म किया जाने लगा और वे कहलाने लगी एलेगरीज. तो एलेगरी यानी क्या होता है कि अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, रूपक हम कहेंगे जिसको. तो वाइसेस एंड वर्च्यूज जो है इनको स्टेज के ऊपर डायलॉग्स और एक तरह से अलग अलग टाइप का उनको कैरेक्टराइजेशन करके उनको परफॉर्मेंस के द्वारा वो प्रेजेंट किया जाने लगा, और इनको कहते थे, उनको पहचाना जाता था एलेगरीज के नाम से. क्या देखा हमने यहाँ पे? सबसे पहले वहाँ पे एम्पी थिएटर्स थे. एम्पी थिएटर रोमन्स के साथ में चले गए. उसके बाद में वहाँ पे मिन्स्ट्रल्स का परफॉर्मेंस आया, शाहिर. उसके बाद में फिर धीरे धीरे उसमें 10th सेंचुरी में कुछ डेवलपमेंट्स हुई. उसके बाद में वो ड्रामेटिक बना. वहाँ पे एक तरह से रूडिमेंट्स यानी वो प्राइमरी अवस्था थी वो प्ले की. फिर धीरे धीरे 13th एंड 14th सेंचुरी में ड्रामा स्टार्टेड हैविंग थीम्स विच वेयर सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन. रिलीजन से ही कुछ ऐसे थीम लेके यहाँ पे आने लगे, लेकिन थोड़ा सा हटके, पूरी तरह से वो धार्मिक नहीं था वो. और वहाँ से कुछ ऐसे कहानियाँ लेके उनको परफॉर्म किया जाने लगा, जहाँ पे लॉन्गर ड्रामेटिक स्क्रिप्ट हुआ करती थी, लॉन्ग ड्रामेटिक ऐसे स्पीच हुआ करते थे, और उनको कहा जाता था मिरेकल प्लेज. ठीक है. उसके बाद में रिलीजियस ड्रामाज आए. उसके बाद में वहाँ पे मोरालिटी प्लेज उनको कहा जाने लगा, जहाँ पे कैरेक्टर्स होते थे वो एब्स्ट्रैक्ट होते थे, जो वर्च्यूज और वाइसेस को रिप्रेजेंट करते थे, और इनको कहा जाने लगा एलिगरीज. ओके. देन एलिजाबेथन एंड रिस्टोरेशन ड्रामा. यहाँ पे क्या हुआ? तो दिस सेक्युलर मोरालिटी प्लेज. सेक्युलर, तो सेक्युलर का मीनिंग होता है एक तरह से टोटली डिफरेंट दैन द रिलीजन. ठीक है. तो अधार्मिक हम जिसको कहेंगे. तो सेक्युलर मोरालिटी प्लेज हैव डायरेक्ट लिंक्स विथ एलिजाबेथन प्लेज. इनके एक लिंक है एलिजाबेथन प्लेज से. यहाँ पे है द रिनेसेंस इम्पोज्ड अ लर्नड ट्रेडिशन. एक रिनेसेंस हुआ. रिनेसेंस यानी एक तरह से हम जिसको रिवाइवल ऑफ लर्निंग एंड कल्चर कहते हैं. ठीक है. तो एलिजाबेथन एरा के दौर में वहाँ पे एक तरह से रिनेसेंस हुआ, यानी एक तरह से रीबर्थ ऑफ नॉलेज, एक तरह से वहाँ पे रिवाइवल ऑफ नॉलेज हुई वहाँ पे लर्निंग एंड कल्चर की. और वहाँ पे बहुत अच्छी बातें आई, जैसे कि वहाँ पे क्लासिकल इन डेप्थ विथ थीम्स ऑफ एजुकेशन, जनरल मोरल प्रॉब्लम्स एंड सेक्युलर पॉलिटिक्स.
All those things they were introduced during that time in the dramas. The plays had nothing to do with religion. Religion से कुछ लेना देना नहीं था. These were examples of both comedy and tragedy. तो यहाँ पे मेन जो कुछ लोग जो थे वे थे यहाँ पे थॉमस कीड, क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर आर द प्राइम ड्रामाटिस्ट्स ऑफ दिस एरा. तो यहाँ पे एक तरह से जो रिनेसेंस पीरियड जो था उस दौरान यहाँ पे जो ड्रामाटिस्ट उभर के आए वे थॉमस कीड, क्रिस्टोफर मार्लो और विलियम शेक्सपियर. दिस वेर द प्राइम ड्रामाटिस्ट. ओके, इट वॉज कीड, वो थॉमस कीड थे, हु डिस्कवर्ड हाउ इजीली ब्लैंक वर्स might be converted into a useful theatrical medium which Shakespeare used brilliantly in all his plays. तो ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल शेक्सपियर ने बहुत ही वाइजली किया, लेकिन उसको इन्वेंट किया थॉमस कीड ने. ठीक है, और शेक्सपियर ने उसको ब्रिलियंटली यूज़ किया इन हिज ऑल प्लेज. तो ब्लैंक वर्स यानी क्या होता है? तो ब्लैंक वर्स एक तरह से विदाउट राइमिंग पैटर्न एक्सप्रेशन होता है. एक तरह से एक ऐसी वर्स या फिर एक ऐसी पोएम या फिर ऐसा कोई डायलॉग कि जो ब्लैंक वर्स है, यानी कोई राइम नहीं है, और वहाँ पे एक तरह से आप अपने जो भी अपनी फीलिंग्स है उनको फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो विदाउट राइमिंग पैटर्न वाले यानी पोइट्री टू प्रोज, ऐसा ये कन्वर्शन था वो. तो इसलिए यहाँ पे ये ब्लैंक वर्स का वाइडली यूज़ होने लगा. ट्रेजेडी डेवलप्ड, इसके बाद में वे कहते हैं कि ट्रेजेडी डेवलप्ड इन द हैंड्स ऑफ कीड एंड मार्लो, दैट इज थॉमस मार्लो. ठीक है, क्रिस्टोफर मार्लो, सॉरी. कॉमेडी एंड आल्सो प्रोसीडिड बियॉन्ड रस्टिक ह्यूमर. तो कॉमेडी जो है एक तरह से एक जो रस्टिक ह्यूमर जो थी, ठीक है, तो एक तरह से वही टाइप की जो कॉमेडी हुआ करती थी उससे आगे चली गई और एक अच्छे तरह से प्योर एक कॉमेडी परफॉर्मेंस हमको यहाँ पे देखने को मिलने लगे. बट बाय द 90s ऑफ 16th सेंचुरी यहाँ पे क्या होने लगा? द थिएटर इन इंग्लैंड वॉज ट्रूली इस्टेब्लिश्ड बट कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस गवर्नड द एक्टिविटीज़ ऑफ द ड्रामाटिस्ट. और यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस आई जिनकी वजह से यहाँ पे कुछ चेंजेस भी हमें देखने को मिले. तो क्या हुआ वहाँ पे? ये कहते हैं कि द पब्लिक थिएटर ऑफ द 16th सेंचुरी डिफर्ड इन मेनी इंपॉर्टेंट वेज फ्रॉम द मॉडर्न थिएटर. तो 16th सेंचुरी में कुछ चेंजेस आए यहाँ पे, सम इंपॉर्टेंट चेंजेस यहाँ पे आए. It was open to sky without artificial lighting. जो चेंजेस आए हुए कहते हैं यहाँ पे कि द थिएटर वॉज ओपन टू स्काई, पूरी तरह से एक खुला ऐसा थिएटर हुआ करता था वो, विदाउट आर्टिफिशियल लाइटिंग, कोई भी आर्टिफिशियल लाइटिंग नहीं होती थी. द स्टेज वॉज अ रेज्ड प्लेटफॉर्म विद द रेसिस एट द बैक सपोर्टेड बाय पिलर्स. और यहाँ पे क्या होता था? रेसिस यानी एक तरह से डिसकंटिन्यूटी, ओके, जिसको हम खंड बोलेंगे, यानी टूटा हुआ यहाँ से. तो यहाँ पे एक तरह से जो स्टेज जो होता था वो एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का हमको देखने को मिला यहाँ पे. तो स्टेज जो होता था एक तरह से ओपन टू स्काई होता था, आर्टिफिशियल लाइटिंग नहीं हुआ करती थी. उसके बाद में इट वाज सिंपली अ रेस्ड प्लेटफॉर्म, ऊंचा उठा हुआ कुछ प्लेटफॉर्म था. और यहाँ पे इट इज़ डिसकंटिन्यूड एट द बैक, ओके, सपोर्टेड बाय पिलर्स. तो यहाँ पे सिर्फ कुछ पिलर हुआ करते थे और यहाँ पे एक पर्दा हुआ करता था, कर्टेन हुआ करता था. ठीक है, लेकिन साइड से कर्टेन नहीं हुआ करते थे. तो इसलिए वो कहते हैं कि देयर वॉज नो कर्टेन एंड मेन प्लेटफॉर्म, ओके, कुड बी सराउंडेड ऑन 3 sides बाय द ऑडियंस. तो साइड से कर्टेन्स नहीं होने की वजह से, पर्दा नहीं होने की वजह से 3 बाजू से ऑडियंस उसको देखा कर सकते थे. अराउंड द थिएटर देयर वेयर गैलरीज. इन द 17th सेंचुरी द एनक्लोज थिएटर गेन्ड इम्पॉर्टेंस.
और फिर 17th सेंचुरी में फिर यहाँ पे हुआ कि एक तरह से एनक्लोज यानी क्लोज वाला थिएटर जो है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस आया और ये कंसेप्ट पीछे चलती गई। देयर वॉज इंक्रीजिंग अटेंशन टू सीनिक डिवाइसेज एज थिएटर बिकेम प्राइवेट, और ये थिएटर फिर प्राइवेट होने लगा, और ये प्राइवेट होने की वजह से सीनिक डिवाइसेज जो है यानी स्टेज के ऊपर यहाँ पे जो भी कुछ सीन दिखाई जाती है इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस आने लगा, इसलिए कर्टेन्स भी आए और यहाँ पे एक तरह से स्टेज डायरेक्शन को यहाँ पे इम्पोर्टेंस आने लगा। शेक्सपियरियन एरा, तो शेक्सपियरियन एरा जो है वो उसके बारे में बोलते हैं यहाँ पे, केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द 16th सेंचुरी टू द पब्लिक थिएटर। ओके, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं वो शेक्सपियरियन एरा में ही मिलते हैं। वो कहते हैं यहाँ पे कि ही रोट फॉर द कंटेम्पररी थिएटर, कंटेम्पररी थिएटर यानी अकरिंग एट द सेम पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जो तत्कालीन जो थिएटर हुआ करता था उनके लिए उन्होंने लिखा, और उन्होंने क्या किया, तो मैनिपुलेटिंग द एलिजाबेथन स्टेज विथ ग्रेट रिसोर्स एंड इन्वेंशन, बहुत सारे उन्होंने इन्वेंशंस लाए और कुछ नई चीज़ें वहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। बट द जीनियस ऑफ शेक्सपियर शुड नॉट अलाउ द रेस्ट ऑफ द ड्रामा ऑफ हिज एज टू बी ऑब्स्क्योर्ड। ठीक है, कंटेम्पररी टू हिम वॉज बेन जॉनसन अ क्लासिसिस्ट। तो उनके दौरान एक मेन और एक ड्रामाटिस्ट थे और वे थे बेन जॉनसन। वे एक क्लासिसिस्ट थे यानी क्लासिकल परफॉर्मेंस के ऊपर उनका ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, ज़्यादा वेटेज देते थे वो। साथ ही में वे एक मोरलिस्ट थे, मोरल टाइप की उनकी राइटिंग्स होती थी, और साथ ही में ही आल्सो इज नोन एज अ रिफॉर्मर ऑफ ड्रामा आल्सो। इन कॉमेडी जॉनसन्स जीनियस इज फाउंड at its best and his influence was considerable। ओके, तो उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी इम्पोर्टेंट था। द रिस्टोरेशन ड्रामाटिस्ट्स leaned strongly upon him। तो जो भी कुछ एक रिस्टोरेशन का जो एरा जो था वो लार्जली डिपेंड करता है बेन जॉनसन के ऊपर। तो बेन जॉनसन ने भी बहुत सारी इंट्रोडक्शन करे, बहुत सारी नई चीज़ें ड्रामा में इन्वेंट करे, और इसीलिए उनको एक रिफॉर्मर ऑफ ड्रामा भी कहा जाता है 16th सेंचुरी में।